Hello student. Now today we will going to discuss about the introduction part of 3.5 NCERT Mathematics of class 10th. हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर पॉडम 3.5 ये है आपका पेयर्स ऑफ linear equations in two variables. यही है ना, ये चैप्टर का नेम क्या है, पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो क्या है, देखो बेटा, ये तो मैंने बता दिया आपको है ना 3.5 एक्सरसाइज में जो है. तो हालांकि 3.3 3.4 ये दोनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था आपको, है ना. और उसमें क्या थे कि हाउ टू सॉल्व अ पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एल्जेब्रिकली मेथड. मतलब एल्जेब्रिकली जो है वो आप पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करोगे आप. तो मैंने 3 मेथड बताए थे, है ना, 3 मेथड मैंने बता दिया था. पहले क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो दो मेथड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्लियर. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, वी विल लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखो बेटा, मैंने एक बात और भी बता रखा था आपको कि पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, या फिर किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो आप, वो या तो सब्स्टिट्यूशन हो, या तो एलिमिनेशन हो, और या फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, बात वही आनी, आंसर वही आएगा. हाँ, बात अलग है कि वे अलग है, डिफरेंट वे में आप सॉल्व करोगे तो ये नहीं कि डिफरेंट आंसर्स भी मिलेंगे. नहीं, आंसर्स विल बी सेम. वे जो आपका है सॉल्व करने का वो हो सकता है वो डिफरेंट हो, बट जो आंसर्स आएंगे ना वो सेम ही आएंगे. तो चलिए बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या. देखो, सबसे पहले तो हमें रिकॉल करना होगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मेयर्स ऑफ इसका जनरल फॉर्म क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन था, है ना, ये इक्वेशन था ना. देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए ना आपको बस 4 स्टेप सॉल्व करने हैं, मतलब 4 स्टेप आपको आना चाहिए. अगर ये 4 स्टेप आ गए आपको, समझो बहुत आसान है, फिर बहुत आसान है. देखो क्या है ना कि जैसे ये तो चलो ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लाइनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या है कि इस फॉर्म में भी गिवन था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 गिवन है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -4 गिवन. इस फॉर्मेट में भी होता है, लेकिन क्या है कि ये जो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करोगे ना, तो वो इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए. तो इसके कुछ स्टेप है, मैं स्टेप बता दे रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1, you write the given equation in the form of this. पहला स्टेप ये है कि कोई भी इक्वेशन गिवन है तो यू हैव टू राइट इन द गिवन फॉर्म. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखो सेकंड स्टेप क्या है कि मेक अ डायग्राम. स्टेप नंबर 2 ये है, मेक अ डायग्राम. अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि सर इतने ज्यादा स्टेप कैसे यूज करने पड़ेंगे, उससे बेटर तो वो दोनों मेथड ही है. नहीं यार, ये उन दोनों से भी इजी है. ये तो अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ये सॉल्व होता कैसे है. बाकी बात अगर ये सारी चीजें पता लग गई ना, तो बस दो लाइन में आप आंसर सॉल्व कर लोगे आप. क्लियर. देखो, मेक अ डायग्राम. अच्छा, एक डायग्राम हमने बनाना होता है. डायग्राम बनाते कैसे वो ध्यान से देखो. इसमें क्या है, ये वेरिएबल ऑफ x है, ये वेरिएबल ऑफ y है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है. ध्यान से देखो ना, ये वेरिएबल ऑफ x है, वेरिएबल ऑफ y है, और ये क्या कांस्टेंट टर्म है. ये भी क्या, वेरिएबल ऑफ x है, वेरिएबल ऑफ y है, और वेरिएबल ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. इज दैट क्लियर. तो हमने डायग्राम बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि वेरिएबल ऑफ x को लो, वेरिएबल ऑफ y को लो, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म के लिए हमेशा 1 यूज करते हैं.
क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। बहुत ध्यान, ये डायग्राम बस समझ जाओगे ना, सब आसान है। और फिर देखो मेरे पास क्या है ना, जैसे ये मान लो वेरिएबल ऑफ एक्स है, वेरिएबल ऑफ वाई है, और ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, दीज आर द रियल नंबर। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो रियल नंबर्स क्या है, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 b है, b2 b है, और फिर c2 b है, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, ये रियल नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो एक मेरी बात सुनो, मैं एक साइकिल बना रहा हूँ ए बी और सी का। मैं एक साइकिल बना ए बी सी, मतलब मैं अगर साइकिल यहाँ से शुरू करूँ तो बी से पहले सी के पास जाऊंगा, फिर सी से ए के पास, फिर ए से बी के पास, फिर यही साइकिल चलता रहेगा। तो ध्यान से देखो, हमने एक साइकिल बना ए बी सी का, तो पहला साइकिल शुरू करेंगे हम यहाँ से, यहाँ शुरू करना बी से शुरू करेंगे तो सी के पास जाएंगे, फिर सी से ए के पास जाएंगे, फिर ए से बी के पास जाएंगे। तो बात सुनो, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे बी सी ए और बी। देखो ध्यान से, बी के पास गए, फिर सी, फिर ए और फिर बी, और फिर क्या है, इनको सब में ना, सब में 1 1 यूज कर दो, ये b1 c1 a1 b1, और बाकी बात जस्ट इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, जस्ट जैसे ये b1 है तो ये हो जाएगा b2 c2 a2 और ये b2। अगर और भी इजी तरीका आपको चाहिए, और भी इजी तरीका कि सर ये मुझको समझ में नहीं आया साइकिल कहाँ से शुरू करें, तो एक नंबर है उसको याद रखे रहना कि ये 23 12, हिंदी में अगर बोले 23 12 2 3 1 2, 23 12 का फॉर्मूला बना लो। 23 12 का मतलब क्या, देखो ध्यान सुनो, 23 मतलब 2 3 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म क्या है, ये बी है ना, सेकंड टर्म क्या है बी है, थर्ड टर्म क्या है सी है। देख लो, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सी है, और फिर इसके बाद क्या है, देखो 23 हो गया, फिर 12 होना चाहिए था, ये नहीं है, ये यहाँ पे है, ये दोनों मैं इसको ना सर्कल में कर दे रहा हूँ। 23 12 ये नंबर याद रखना, 23 12। तो 23 12 में क्या हो जाएगा, ये 2 का मतलब क्या, सेकेंड टर्म, 3 का मतलब थर्ड टर्म, और 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, और 2 का मतलब सेकेंड टर्म। तो देखो 23 12 में क्या करेंगे हम, तो 2, देखो डियर, तो ये 2 का मतलब देखो ना, 2 का मतलब क्या, सेकेंड टर्म होना, सेकेंड टर्म क्या b1 है, थर्ड टर्म c1, देख लो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या c1 है, फिर फर्स्ट टर्म a1 है, और फिर क्या है सेकेंड टर्म क्या है, देखो यहाँ पे b1 है। तो बस अगर ये हो गया b1 c1 a1 b1, इसके नीचे क्या है b2 c2 a2 और b2, बस कुछ नहीं है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इसी के नेम से होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये है, ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। और थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप क्या यूज होगा, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप यूज होगा, ये x अपॉन, ये अपॉन में होगा, x अपॉन की बात कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा x अपॉन, देखो ये मल्टीप्लाई होगा b1 c2 और b2 c1 का मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं b1 c2, और ये चीज को मल्टीप्लाई करके ना फिर दोनों के रिजल्ट को हम सब ट्रैक कर देते, याद रखे रहना। ये b1 c2 हो गया, और यहाँ से माइनस, फिर क्या देखो b2 c1, b2 और c1, ठीक है बेटा। तो ये मैंने बोला कि b1 c2 में से, मतलब इसके प्रोडक्ट में से ना, फिर इसके प्रोडक्ट को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। सेम प्रोसेस इज इक्वल्स टू y अपॉन, देखो अब y की बात है ना, तो y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c1 a2 और c2 a1, मतलब हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, c2 और a1 इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म के लिए हमने क्या यूज किया था, 1 यूज किया था ना, कांस्टेंट टर्म में क्या यूज किया था, 1 यूज किया था। देखो फिर से क्या, a1 b2 और माइनस a2 b1, बस। अब अगर ये आ गया कि मेरी बात सुनो, आपने देखा होगा कभी कभी अगर गिवन एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो व्हाट इज इट मीन, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 40 डिग्री अगर गिवन है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो ना, वी कैन राइट एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल b भी 40 डिग्री है और एंगल c भी 40 डिग्री है।
क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल मुझको फाइंड करना था। तो सिमिलरली अगर ये प्रोसेस मेरे पास है कि x अपॉन दिस वन, y अपॉन दिस वन और 1 अपॉन दिस वन, तो ये तो वेरिएबल ऑफ x है, ये वेरिएबल ऑफ y है, और ये a1 b1 जो भी, ये सारे के सारे तो रियल नंबर है ना यार, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, a1 b1, ये तो सारे के सारे रियल नंबर है ना। तो एक बार वेरिएबल ऑफ x का कंपैरिजन हम कांस्टेंट टर्म से करेंगे, फिर वेरिएबल ऑफ y का कंपैरिजन हम किससे करेंगे आप, कांस्टेंट टर्म से करेंगे। बस यही है यार। और फोर्थ स्टेप एक और है, याद रखें ना। फोर्थ स्टेप क्या है, देखो फोर्थ का जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ये कंडीशन होना चाहिए कि a1 b2 और माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बस फोर्थ स्टेप ये ध्यान रखें, ये 4 बातें ध्यान रखे रहना। a1 b2 और माइनस a2 b1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो मान लो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। अब ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा तो x का कंपैरिजन किससे करोगे भाई, फिर y का कंपैरिजन किससे करोगे आप। तो ये याद रखे रहना कि जो a1 b2 है और माइनस a2 b1 है, कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। और जब नॉट डिफाइन है नहीं तो फिर किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे हम। तो ये 4 स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। ओवरऑल देखो, ओवरऑल आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि x इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखो x और y दो की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो x का कंपैरिजन जब इससे करोगे आप, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना यहाँ से, ये वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा b1c2 और माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 और माइनस a2 b1। मैं डायरेक्ट x की वैल्यू भी फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। और फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और y को कंपेरिजन करो, देखो y को कंपेयर करो इस वाले से, तो इसकी क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी, बात तो वही आएगी ना यार। ये पूरी क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बात तो यही आएगी ना, यही वाली बात आएगी। और अपॉन दिस वन, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1a2 और माइनस c2a1 और अपॉन क्या हो जाएगा, a1 b2 और माइनस a2 b1। बस दैट्स इट। यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 और अपॉन हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। शॉर्टकट और भी याद करना चाहते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू बी सी और अपॉन ए बी याद रखना, और y इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए बी याद रखना। दोनों में ए बी तो आएगा ही, देखो दोनों सिचुएशन में x में और y में भी दोनों ए बी तो आएगा। ऊपर में b1 c1 कर लेना, सॉरी बी सी और सी ए। देखो क्यों कर लेना मैं बता रहा हूँ। अगर बी सी करोगे आप तो इसमें हमेशा जो रेशियो है ना वो 1:2 का रेशियो है। देखो 1:2:1, जैसे b1c2 है तो b2c1 हो जाएगा। ये देखो 1:2 रेशियो है तो 1:2 फिर 2:1 रेशियो। इसमें देख लो 1:2:1 रेशियो, हमेशा रेशियो क्या काम कर रहा है, 1:2:1 का रेशियो काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर बी सी मुझको याद है तो b1c2 हो जाएगा और माइनस b2c1, मतलब इसी वाले नंबर में बी सी से, और ये तो ए बी दोनों में सेम है, तो बस आपको याद करना है बी सी और सी ए। तो बी सी याद है तो देख लो b1c2 मैंने बोला रेशियो किससे काम करेगा, 1:2:1। तो एक बार 1:2 का रेशियो देंगे तो 1:2 हो जाएगा, b1c2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, b2c1। दैट्स इट। बात समझ में आ गई, ये पूरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही है। आपका शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने और भी पहले बता दिया, ये प्रोसेस तो करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन में भी। ये प्रोसेस जो है ना, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली प्रोसेस तो श्योर करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाला मेथड याद रखे रहो, 2 3 1 2, मतलब 23/12 का रूल याद रखे रहो। अगर 23/12 का रूल नंबर याद है ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो ये राइट करो, नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ और एक क्वेश्चन के थ्रू जो है वो सारे के सारे आपके पास प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, राइट। देखो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 गिवन है, और इस क्वेश्चन का आपने कहना कि वैल्यू फाइंड करनी x और y की विद द हेल्प ऑफ विद द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हालांकि मेरे पास और भी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन भी है और एलिमिनेशन भी है, मगर इन दोनों मेथड से नहीं करना, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो स्टेप 1 याद है आपको, स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन गिवन है उसको उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब a1x + b1y + c1 = 0, और ये a2x + b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? तो ये देखो अभी क्या है कि RHS में ये 5 गिवन है, RHS में 8 गिवन है, तो इन दोनों का ट्रांसफर कर लो आप। तो ट्रांसफर करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, डायग्राम बनाना है ना, मेन डायग्राम था। तो जब डायग्राम बनाओगे आप देखो, तो डायग्राम के लिए मैंने बोला था कि इसमें एक वेरिएबल ऑफ x है, एक वेरिएबल ऑफ y है, और ये कांस्टेंट टर्म के लिए क्या यूज करते हो आप, 1। और मैंने बोला इसको शॉर्टकट में यूज करने के लिए, याद करने के लिए क्या लिखोगे आप, 23-12 का फॉर्मेट, 2 3 1 2, 23 और 12। ये हालांकि एग्जाम में नहीं लिखोगे आप, ये मैं आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिख देना आप, ठीक है? ये एग्जाम में नहीं करना आपने बस क्या करना है कि ये चीज़ें जो है ना, बस आपके हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 23-12, तो 23 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, y है ना, मतलब सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ 1 लिख लो आप। थर्ड टर्म क्या गिवन है, -5, ठीक, और फिर क्या है, 1 है। ये सेकंड टर्म समझ में आ रहा है, सेकंड टर्म का मतलब जस्ट ये है, और सेकंड टर्म इस वाले में भी ये है, याद रखे रहना। अगर सेकंड रो का अगर सेकंड लाइन का हम लिखेंगे, तो अभी फर्स्ट लाइन का लिख रहे हैं हम, तो 1 हो गया, -5 हो गया, फिर 1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 2 गिवन है, तो 2 लिख दो आप। और फिर ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म अभी मैंने लिखा था 1, ये 1 हो गया। बस सेम वही चीजें हैं। फिर सेकंड वाली लाइन के लिए भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाली लाइन के लिए सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 लिख दो। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म -8 है, -8 लिखो। फिर फर्स्ट टर्म कितना है इसका, 3 है, और फिर क्या है, सेकंड टर्म कितना है, ये 2 है। बस ये डायग्राम बन गया। फिर मैंने क्या बोला था, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप भी यूज हो गया आपका, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 भी यूज हो गया ना। अब देखो, अब इसे क्या करेंगे हमने क्या बोला था, x अपॉन, ये अपॉन में आता ना, क्या हो जाएगा, 1 इंटू -8 होगा, नहीं होगा, माइनस, और ये 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था x अपॉन दिस वन, y अपॉन दिस वन, और 1 अपॉन दिस वन। तो फिर क्या करना, y अपॉन, देखो क्या हो जाएगा, -5 और इंटू 3, मतलब -5 इंटू 3, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, -8 और इंटू 2, मतलब 2 इंटू -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। अब देखो ये और भी आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, x अपॉन 1 को -8 से मल्टीप्लाई, -8 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा y, और अपॉन 5 3 -15, फिर माइनस माइनस प्लस 8 2 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 4 और -3। देखो बेटा क्या आएगा, x अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा क्या, देख लो, ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल किसका यूज करेंगे, प्लस का, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन दिस वन। तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन कुछ भी नहीं, तो 1 तो है ना, 15 और 16, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में 15, ये क्या बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये 4 में 3 है, क्या बच गया, 1। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, और थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया आपका, क्योंकि ये देखो सेकंड स्टेप ये था ना, डायग्राम बनाना। फिर डायग्राम के हेल्प से हमने क्या बनाना था, फ्रैक्शन बनाना था, x अपॉन वेरिएबल ऑफ x अपॉन वेरिएबल ऑफ y अपॉन और 1 अपॉन। अब क्या, फिर मैंने बोला कंपैरिजन करेंगे, वेरिएबल ऑफ x का कंपैरिजन एक बार कांस्टेंट टर्म से, तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ये देखो मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2, और y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंड y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। बस दैट्स इट। अब चेक कर लो, ये जो है वैल्यू जो आई है आपके पास x और y की, ये इसके सॉल्यूशन सही या नहीं है। देखो पहला इक्वेशन क्या गिवन था कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू 1, 5 आना चाहिए, तो 2 2 4 एंड 1 5, ये भी कितना आ गया दोनों पे, और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। सेकंड इक्वेशन भी देख लो, ये कितना गिवन था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, तो 3 इंटू वाई की एक्स की वैल्यू कितनी है, 2,
देख लो, और प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 1, तो 3 2 6 और प्लस 2 कितना आना चाहिए 8, ये कितना आ गया 8, ये भी कितना आ गया। देखो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। अच्छा ये क्या है ना कि आप किसी भी मेथड से फाइंड करो, मैंने बोला किसी भी मेथड से फाइंड करो आप, आंसर विल बी सेम। इज दैट क्लियर? राइट। अच्छा देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके डायरेक्टली एक्स की वैल्यू ये थी और वाई की वैल्यू ये थी, है ना। अब आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर रही होगी, सर ये रिजल्ट आया कैसे। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी मैंने बता दिया कैसे आया, लेकिन सॉल्यूशन के थ्रू मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, तो मैं एलिमिनेशन सॉल्व करके ये चीजें लाके दिखा रहा हूँ आपको। देखो जैसे मान लो मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक, तो एलिमिनेशन में क्या था रूल कि या तो आप किसी को कैंसिल करना चाहते हो। सपोज करो कि मैं इस y वाले को कैंसिल करना चाहता हूँ, मान लो किसी भी वेरिएबल को आप एक कैंसिल तो करोगे ना, एलिमिनेट करोगे ना, तो मान के चलो मैं y को कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें इन दोनों में इस वाले के मतलब इसमें b2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले में b1 से मल्टीप्लाई कर दो। जिस वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है उसके कोफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ। तो कोफिशिएंट इक्वल कब आएगा, जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके कोफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन में और इस वाले कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन में। अब मल्टीप्लाई करो कितना है, देखो तो a1 b2x प्लस b1 b2y और प्लस क्या आ जाएगा c1 b2 इज इक्वल टू 0। b1 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस ये कितना हो जाएगा c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी और ये भी, तो फिर क्या ये y कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो तो बच गया a1 b2x माइनस a1, यार देखो अब इसकी साइन ये हो गई ना, अब इसकी साइन प्लस में नहीं है, अब इसकी साइन किस में हो गई, माइनस में हो गई। तो a2 b1x। अब इधर क्या बच गया, देखो तो ये बच गया प्लस c1 b2 और ये बच गया माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0। अब एक बात सुनो, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इस वाले में भी वेरिएबल नहीं है, इस वाले में भी वेरिएबल नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या कांस्टेंट टर्म है। तो इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो आप, क्या मिलेगा, देखो तो a1 b2x माइनस a2 b1x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, इसको मैं b1 c2 लिख दे रहा हूँ, b1 c2, इसको b2 c1 कर देते हैं, b2 c1, तो क्या हो जाएगा b1 c2 जाएगा प्लस में हो जाएगा और फिर ये जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस b2 c1। इज दैट क्लियर? अब क्या इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है क्या, अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू b1 c2 और माइनस b2 c2। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो आप, क्या मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 और माइनस a2 b1, बस दैट्स इट। देख लो x की वैल्यू यही है क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन a1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1, दैट्स इट। यही रूल है आपको फाइंड करने का। और अगर आप y फाइंड करना चाहते हो तो एलिमिनेशन से करने का मतलब ये नहीं कि अब इसकी वैल्यू जो है फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे फिर जाके मुझको y की वैल्यू मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। आप डायरेक्टली चाहोगे, इधर देखो सेम वही इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली, ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, अब मैं चाह रहा हूँ y की वैल्यू आ जाए, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको x कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे x को अगर मुझे कैंसिल करना है तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो सेम प्रोसेस, इस वाले में a2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में a1 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा वी शुड गेट y इज इक्वल टू समथिंग, और y इज इक्वल टू यही आएगी, यही चीज आएगी। तो ये आप खुद से करना, एक मैं बता दिया, एक आप करोगे आप, ठीक है।
तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी फिनिश हो गया। तो एल्जेब्रिकली जो सॉल्व करना हमने पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, वो मैंने तीनों आपको मेथड बता दिए हैं। हाँ, अभी और भी आगे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम भी बताना है मुझको, अभी रिडक्शन भी आएगा, कैसे किसी भी पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन को रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं, उसमें कई टाइप्स हैं, तो और सारे टाइप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है, जो मैंने 3 मेथड बताए हैं आपको, ये 3 मेथड आप बहुत अच्छे ध्यान से फिर से दोबारा देख लेना, प्रीवियस वीडियो भी देख लेना आप, क्योंकि सिर्फ मेथड की वीडियो है ये, और मेथड्स से रिलेटेड जो है वो 1-2 एग्जांपल्स भी हैं, तो आप एग्जांपल्स को जरूर सॉल्व करना, और जो मैंने आज बताया है इसको खुद से भी ट्राई करना, कोशिश करना कि अब ये सर ने समझा दिया, अब मुझको ये फिर से करना है। इज दैट क्लियर? और हाँ बेटा, अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, फिर भी वही बात बोल रहा हूँ आज भी, कि अगर आप ये वीडियो, पहली बात तो ये है कि पूरी वीडियो जो है वो लास्ट एंड तक देखो आप, और अगर कोई भी डाउट होती है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि सर आई हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और अगर आप जो प्रॉब्लम है ना आपको, अगर वो प्रॉब्लम आप मुझको मेंशन करके दोगे कमेंट बॉक्स में, तो एंड ऑफ द चैप्टर मैं क्या करूँगा, सारे प्रॉब्लम जितने भी डाउट्स हैं, तो डाउट्स की एक सेपरेट वीडियो में बना करके आपको दूंगा। इज दैट क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।